सोचिए, क्या कोई एक घटना, एक अन्याय किसी देश का पूरा इतिहास बदल सकता है? आज हम नटाल इंडियन कांग्रेस की कहानी को समझेंगे। एक ऐसा संगठन जिसने न सिर्फ एक समुदाय के लिए आवाज उठाई, बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीका की किस्मत को एक नया आकार देने में मदद की। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में ये शब्द लिखे थे, रंग भेद के गहरे रोग का एक लक्षण। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि उस अपमान और नाइंसाफी की गूंज है जिसने एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दिया। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़ी आग भड़का सकती है। तो आज के इस सफर में हम इस संगठन की पूरी यात्रा को देखेंगे। शुरुआत की उस चिंगारी और शुरुआती संघर्षों से लेकर देश की आज़ादी के लिए बने गठबंधनों तक, और फिर दमन की खामोशी से गुजरते हुए एक नए आंदोलन के पुनर्जन्म तक। चलिए इस ऐतिहासिक सफर को शुरू करते हैं। तो सब कुछ शुरू हुआ एक ही घटना से, एक ऐसा पल, एक ऐसा अपमानजनक क्षण जिसने नटाल इंडियन कांग्रेस यानी एनआईसी की नींव रखी। जरा सोचिए, एक नौजवान वकील जिसे सिर्फ उसकी त्वचा के रंग की वजह से एक ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। ये सिर्फ एक सफर का अंत नहीं था, गांधी के लिए यह व्यक्तिगत अपमान से कहीं ज्यादा था। पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन की उस ठंडी रात में उन्होंने इस अन्याय को एक संकल्प में बदल दिया, सिस्टम में फैले भेदभाव के खिलाफ लड़ने का संकल्प। और उस एक रात ने दक्षिण अफ्रीका में प्रतिरोध की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। और देखिए, ये कहानी सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है। एक सदी से भी ज्यादा समय से इस संघर्ष के हर कदम को बहुत सावधानी से दस्तावेजों में सहेजा गया है। ये आर्काइव्स हमें दिखाते हैं कि कैसे एक विचार जो अन्याय से पैदा हुआ था, एक मजबूत संगठन बन गया जिसकी विरासत आज भी जिंदा है। तो इस विचार ने एक संगठन का रूप कैसे लिया? आइए अब देखते हैं कि एनआईसी का जन्म कैसे हुआ, उसके शुरुआती मकसद क्या थे और उसने अपनी पहली बड़ी राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ी। एनआईसी के बनते ही उसके सामने पहली चुनौती आ खड़ी हुई। 1894 में नटाल की सरकार ने भारतीयों को उनके वोट देने के अधिकार से छीनने के लिए एक बिल पेश किया। अब ये इस नए नवेले संगठन के लिए पहली बड़ी परीक्षा थी। तो उन्होंने इस चुनौती का सामना कैसे किया? एक बहुत बड़ी याचिका के साथ। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस नए संगठन ने सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर पूरे 10,000 हस्ताक्षर जमा कर लिए। उस जमाने के हिसाब से ये एक कमाल की उपलब्धि थी, जो दिखाती थी कि उनमें अपने समुदाय को एकजुट करने की कितनी ताकत थी। लेकिन देखिए, राजनीतिक संघर्ष कभी भी सीधा सरल नहीं होता। याचिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने उस बिल को कुछ समय के लिए तो रोक दिया, लेकिन ये एक छोटी सी जीत थी। 1896 तक एक बदला हुआ बिल कानून बन ही गया, जिसने उन सभी लोगों को वोटिंग से बाहर कर दिया जो यूरोपीय मूल के नहीं थे। ये एक बड़ा झटका था, पर हार मानने के बजाय इस झटके ने उनके इरादों को और भी मजबूत कर दिया। इस शुरुआती झटके ने एनआईसी को बदलने पर मजबूर किया। अब ये सिर्फ भारतीय अधिकारों तक सीमित नहीं रह सकता था। ये संगठन अब एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का एक अहम हिस्सा बनने की राह पर था। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव कैसे आया। अक्सर जब लीडरशिप बदलती है तो सोच भी बदलती है। 1930 के दशक में डॉक्टर नायर के नेतृत्व में एनआईसी ने एक ज्यादा रैडिकल, एक ज्यादा जुझारू रुख अपनाया, जिसने आगे चलकर बहुत जरूरी गठबंधनों के लिए रास्ता तैयार किया। और ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे एकजुट होकर लड़ने से संघर्ष की पूरी तस्वीर बदल गई। 1946 में एएनसी के साथ हुआ दादू-जुमा नायकर समझौता एक ऐतिहासिक पल था। इसने अलग अलग चल रहे संघर्षों को रंगभेद के खिलाफ एक ताकतवर, मजबूत मोर्चे में बदल दिया। और इसकी ताकत हमने 1952 के अवज्ञा अभियान में देखी, जहां लोगों ने मिलकर अन्यायपूर्ण कानूनों को चुनौती दी। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन मजबूत हुआ, वैसे वैसे दमन भी बढ़ता गया। अब हम कहानी के उस मुश्किल दौर में आते हैं जहां सरकार के जबरदस्त दबाव ने इस संगठन को एक तरह से खामोशी ही कर दिया। जब भी प्रतिरोध की आग तेज होती है, सत्ता उसे बुझाने की पूरी कोशिश करती है। रंग भेद के खिलाफ आंदोलन पर सरकार की कार्रवाई बहुत ही क्रूर और सुनियोजित थी, और एनआईसी और उसके साथी संगठन सीधे निशाने पर थे। सरकार ने बहुत बेरहम तरीके अपनाए। नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उन पर 1956 के मशहूर देशद्रोह मुकदमे में आरोप लगाए गए। उन्हें बैन किया गया, घरों में नजरबंद कर दिया गया, और कई लोगों को तो अपना ही देश छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। ये असहमति की हर आवाज को कुचलने की एक लगातार चलने वाली कोशिश थी। और यहाँ सरकार की एक चालाक रणनीति थी। एनआईसी पर कभी भी सीधे तौर पर बैन नहीं लगाया गया।
इसके बजाय सरकार ने उसके नेताओं को एक एक करके लगातार निशाना बनाया, जिससे संगठन का काम करना ही नामुमकिन हो गया। ये संगठन को तोड़े बिना उसे चुप कराने का एक तरीका था। लेकिन कहानियां यहां खत्म नहीं होती। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आते हैं, जहां हम देखेंगे कि एनआईसी का पुनरुत्थान कैसे हुआ और रंगभेद विरोधी संघर्ष में उसकी नई भूमिका क्या थी। एक दशक की खामोशी के बाद 1971 में एनआईसी का पुनर्जन्म हुआ। और ये नई ऊर्जा आई कहां से? ये आई छात्रों की एक नई पीढ़ी से, खास तौर पर डर्बन वेस्टफिल यूनिवर्सिटी के छात्रों से, जिन्होंने आंदोलन की मशाल को फिर से उठाया। ये एक ऐसा पीढ़ीगत बदलाव था जिसने सब कुछ बदल दिया। इस नए एनआईसी ने नई रणनीतियां अपनाईं। उन्होंने अपनी नींव को फिर से बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने आम लोगों के मुद्दे उठाए, जैसे कि घर की समस्या, ऐसे मामले जो सीधे लोगों की जिंदगी पर असर डालते थे। ये जमीनी स्तर पर लोगों से दोबारा जुड़ने का एक तरीका था। और इस जमीनी काम ने उन्हें एक बहुत बड़े राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। ये आंदोलन था यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट या यूडीएफ, जो 1980 के दशक में सैकड़ों संगठनों का एक शक्तिशाली गठबंधन था। एनआईसी सिर्फ इसका सदस्य नहीं था, वे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इस कदम ने उन्हें बड़े लोकतांत्रिक आंदोलन की मुख्य धारा में ला खड़ा किया और वे मिलियन सिग्नेचर जैसे बड़े राष्ट्रीय अभियानों में एक अहम भूमिका निभा पाए। साल 1990 एक बहुत बड़ा मोड़ था, जब एएनसी पर से बैन हटा लिया गया और दक्षिण अफ्रीका एक नए लोकतांत्रिक भविष्य की ओर बढ़ने लगा। तो एनआईसी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। उन्होंने इस पर सोचना शुरू कर दिया कि इस नए देश में उनकी जगह क्या होगी। और ये हमें आज के समय में ले आता है एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य के साथ। नेटाल इंडियन कांग्रेस को कभी भी भंग नहीं किया गया। ये आज भी मौजूद है। और ये सच्चाई एक बहुत गहरा और ज़रूरी सवाल खड़ा करती है, जो इस चर्चा के अंत में हमारे सोचने के लिए है। तो यहाँ वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब लड़ाई जीत ली जाती है, तो एक ऐतिहासिक मुक्ति संगठन का मकसद क्या रह जाता है? एक आज के स्थापित लोकतंत्र में उसकी क्या भूमिका होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एनआईसी पर ही नहीं, बल्कि दुनिया के उन सभी संगठनों पर लागू होता है जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और जीती।